बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलायत टीवी USA। मैं हूं मोहम्मद सखलैन। एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान बल्तिस्तान डिवीज़न के सरबराह आगा अली रिजवी ने मसलक सूफिया नूर बख्शिया के रूहानी पेशवा अबू इब्राहिम फ़कीर की अलमनाक वफ़ात पर ताज़ियत व तस्लियत पेश की है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से जामियातुन नजफ़ इस्कर्दू में एक अहम तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर जामिया हाजा के तलबा की रस्म दस्तारबंदी भी अंजाम दी गई। पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क समेत दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की है। सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी। इटली में जल्जले की वजह से हलाकतें 240 से जायद हो गईं। लापता अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। यूरोपीय मुल्क इटली में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के वस्ती इलाके में बुध को आने वाले शदीद जल्जले में मरने वालों की तादाद 240 से बढ़ गई है, जबकि अब भी लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। कनाडा की शाही माउंटेड पुलिस ने अपनी खवातीन अमले को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी है। तुर्क और शामी बागियों का मुश्तरका हमला। दाइश जराबलस से भाग निकली। शाम में तुर्क और बागी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश को जराबलस से पसपा करके इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। कश्मीरी रहनुमाओं का मिलने से इनकार। काबुल में अमरीकी यूनिवर्सिटी पर हमला। 7 तलबा समेत 12 अफराद हलाक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्दों ने अमरीकी यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 7 तलबा समेत 12 अफराद हलाक हो गए। दुनिया के सबसे बड़े तैयारे की चींटी की रफ्तार से क्रैश लैंडिंग। और माजी के अजीम पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियांदाद ने रैंकिंग सिस्टम को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। ये थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान बल्तिस्तान डिवीज़न के सरबराह आगा अली रिजवी ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ मसलक सूफिया नूर बख्शिया के रूहानी पेशवा अबू इब्राहिम फ़कीर और अहबाब के हमरा अलमनाक हादसे में वफ़ात पर पूरे मसलक को ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा हादसे का शुमार बल्तिस्तान की तारीख़ के अलमनाक हादसों में होता है, जिसमें कीमती जानें चली गईं, जिस पर जितना दुख और अफसोस किया जाए कम है। आगा अली रिजवी ने मसलक सूफिया नूर बख्शिया के बुजुर्ग रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि मसलक सूफिया यकीनन उनके अजीम रूहानी पेशवा की अलमनाक वफ़ात पर हालत सोग में है। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन और उनके मोतक़दीन अपने आप को तनहा न समझें। इस दुख में तमाम मसालिक बराबर के शरीक हैं। उनके तमाम अक़ीदतमंदों को सब्र की तलक़ीन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वफ़ात से एक ऐसा खला पैदा हो गया है जिसे पुर करना मुश्किल है। उन्होंने हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के दराजात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से जामियातुन नजफ़ इस्कर्दू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जामिया हाजा के तलबा की रस्म दस्तारबंदी भी अंजाम दी गई। मुक़र्रिरीन ने यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे अवाम और हुक्काम आज भी ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। इसे निजात के लिए इल्मी पेशरफ्त ज़रूरी है। इस सिलसिले में इफ्तिताहिया कलिमात अदा करते हुए जामिया के वाइस प्रिंसिपल शेख अहमद अली नूरी ने कहा कि आज 2 मुनासिबतों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। पहली मुनासिबत जश्न आज़ादी पाकिस्तान और दूसरी मुनासिबत जामियातुन नजफ़ के फ़ारिग़ुत तहसील होने वाले तलबा को लिबास रूहानियत से आरास्ता करना है। जूनियर तलबा की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना हुसैन महमूदी ने सीनियर तलबा को खिराज तहसीन पेश किया और उनके किरदार को सराहा। तकरीब से प्रिंसिपल जामियातुन नजफ़ शेख मोहम्मद अली तौहीदी, आगा मज़ाहिर हुसैन मूसवी, शेख सज्जाद मुफ्ती, शेख जवाद हाफिज़ी ने खिताब किया, जबकि मेहमान ख़ुसूसी शेख अहमद नजफ़ी थे। मुक़र्रिरीन ने यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया है, लेकिन ग़ुलामी की ज़ंजीरें अब भी पाँव में पड़ी हुई हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुक़र्रिरीन ने आलम इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ की।
सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की है। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी से अमरीकी खसूसी मुआवन पीटर लॉयड ने मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान आला सियासी सतह पर मौजूद बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क समेत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान और अमरीका बाहमी फ़ायदे के लिए ताउन को फ़रोग़ दें। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी से अमरीकी खसूसी मुआविन पीटर लॉयड ने मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान आला सियासी सतह पर मौजूद बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत और ताउन ज़रूरी है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के ज़रिए फाटा में दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करने में कामयाबी मिली। हक्कानी नेटवर्क समेत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। डॉक्टर पीटर लॉय ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम और मुसल्लह अफवाज की कामयाबी को तस्लीम करते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक को मिलकर कोशिशें जारी रखना होंगी। दहशतगर्दी का खात्मा दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में है। इटली में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बायस हलाकतों की तादाद 240 से तजावज़ कर गई है और कई लापता अफराद की तलाश का सिलसिला अभी जारी है। यूरोपीय मुल्क इटली में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के वस्ती इलाके में बुध को आने वाले शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 240 से बढ़ गई है, जबकि अब भी लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। इटली के हज़ारों इमदादी कारकुनान ने रात भर मलबे में लापता अफराद की तलाश जारी रखी। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा 86 हलाकतें इकोमोली में हुई हैं, जो ज़लज़ले के मरकज़ के करीब वाक़ है। हलाक होने वाले अफराद की अक्सरियत का ताल्लुक पेस्कारा डिल टोरेंटो नामी गांव से है, जो ज़लज़ले से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इटली के वज़ीर आज़म मैथ्यू रेंज़ी ने कहा है कि हलाकतों की तादाद हतमी नहीं है। इटली के वज़ीर सेहत का कहना है कि मरने वालों में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है और इस बात का खदशा है कि ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। ज़लज़ले से बड़ी तादाद में इमारतें मुनहदिम होगी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। मुनहदिम इमारतों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म मैथ्यू रेंज़ी ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाके के दौरे में वादा किया कि किसी ख़ानदान, किसी शहर और किसी गाँव को इस आफत में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कनाडा की शाही माउंटेड पुलिस ने अपनी ख़वातीन अमले को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत के तर्जमान स्कॉट बार्डसली का कहना है कि इसका मकसद कनाडा के मुख्तलिफ बरादरियों में तनव्वुर की अक्कासी करने के अलावा मुसलमान ख़वातीन की तवज्जो हासिल करना है। कैनेडियन पुलिस की ये वर्दी, जो अपने बड़े किनारों वाली टोपी की वजह से मकबूल थी, 2 सदी पहले मुतारिफ़ करवाए जाने के बाद बहुत कम तब्दील हुई है। कनाडा के मीडिया के मुताबिक पुलिस ने काम के लिए मौजूद 3 किस्म के हिजाब के डिज़ाइन आजमाए, जिसके बाद एक डिज़ाइन को मुंतखब कर लिया गया। एक अंदरूनी मेमो के मुताबिक इस हिजाब को ज़रूरत पड़ने पर जल्दी और आसानी के साथ हटाया जा सकता है। खबर रसा इदारे के मुताबिक कनाडा में रवां बरस ये पॉलिसी खामोशी से मुतारिफ़ करवाई गई थी, अगरचे अफसरान की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी। 2 बरस के दौरान 30 अफसरान ने मजहबी और सकाफती वजूहात की बिना पर वर्दी के कवानीन को नरम करने की बात की थी। ज़्यादातर केसों में ये दरख्वास्तें मर्द अफसरों की जानिब से दी गई थी, क्योंकि वो दाढ़ी रखना चाहते थे। कनाडा में सिख अफसरों को 1990 से पगड़ी पहनने की इजाज़त दी गई थी। सुर्ख वर्दी, चमड़े के जूते और हैट 19वीं सदी की याद दिलाते हैं, जब कैनेडियन घुड़सवार पुलिस अमरीकी शराब के स्मगलरों का पीछा किया करती थी। शाम में तुर्क और बागी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश को जराबलस से पसपा करके इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। सुल्तान मुराद बागी ग्रुप के कमांडर अहमद उस्मान ने भी जराबलस आज़ाद होने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने भी कब्ज़ा बहाल होने की तस्दीक की है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क और बागी फोर्सेस ने जराबलस को दाइश से आज़ाद कराने के लिए भरपूर कार्रवाई की, जिसमें भारी तोपखाना भी इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई के नतीजे में 2 साल से जराबलस पर काबिज दाइश पसपा हो गई है, जिसके बाद बागियों ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। इस कार्रवाई में अमरीकी लड़ाका तैयारों ने भी तुर्क और शामी बागी फोर्सेस को फ़ज़ाई हमलों से मदद फराहम की। ये पहला मौका है कि 2 साल कबल इराक़ व शाम के वसी रकबे पर कब्ज़ा करके वहाँ खिलाफत का ऐलान करने वाला दाइश अपने ज़ेर
تسلط علاقے پر ہونے والے کسی حملے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی وہاں سے پسپا ہوا ہے۔ برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا تھا کہ داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے بہت کم مزاحمت دیکھنے میں آئی اور وہ قریبی دیہاتوں کی طرف فرار ہو گئے۔ انقرہ کا کہنا تھا کہ اس سری حملے کا مقصد سرحدی علاقے سے داعش کے شدت پسندوں اور شامی کردوں سے پاک کرنا تھا۔ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران یہ ترکی کی طرف سے پہلی قابل ذکر مداخلت تھی۔ شامی باغی فورسز کے تقریباً 1500 جنگجو اس کارروائی میں شامل تھے۔ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ آج مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ریاست کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ملاقات بھی کریں گے۔ تاہم کشمیری رہنماؤں نے راج ناتھ سنگھ سے ملاقات سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ راج ناتھ بھی آج مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مقبوضہ وادی کے حالات کے حوالے سے ریاست کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست کی انتظامیہ کی جانب سے کشمیری رہنماؤں کو بھی بھارتی وزیر داخلہ سے ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، تاہم انہوں نے راج ناتھ سنگھ سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ ماہ تحریک آزادی کے نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے وادی میں حالات کشیدہ ہیں، جبکہ بھارتی بربریت سے اب تک 90 کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مسلسل 48 روز سے کرفیو نافذ ہونے کی وجہ سے غذا اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ریاست میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دہشت گردوں نے امریکی یونیورسٹی پر حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 طلبہ سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق دارالحکومت کابل میں امریکی یونیورسٹی میں دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہوگی، جس کے نتیجے میں طلبہ کی بڑی تعداد محصور ہوگی، جبکہ گولیاں لگنے سے 12 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی پر حملہ اس وقت کیا گیا جب طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ کی بڑی تعداد ملازمت پیشہ ہے جو فارغ اوقات میں مختلف کورسز کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صادق صدیقی کے مطابق نامعلوم دہشت گردوں نے یونیورسٹی میں پہلے دھماکہ کیے، جس کے بعد فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 7 طلبہ اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ اب تک کسی گروپ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد طلبہ کی بڑی تعداد نے ٹویٹر پر اندرونی صورتحال سے آگاہ کیے، جبکہ طلبہ نے حملے سے بچنے کے لیے تدریسی کمروں میں فرنیچر رکھ کر دروازے بند کیے اور مدد کی اپیل کی، تاہم فورسز نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 2 حملہ آوروں کو ہلاک کرتے ہوئے طلبہ کو بحفاظت یونیورسٹی سے نکال لیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے طیارے کی چیونٹی کی رفتار سے کریش لینڈنگ۔ برطانیہ کی ایویشن کمپنی ایئر لینڈر کی جانب سے تیار کردہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم حادثے کے نتیجے میں جہاز محفوظ رہا اور صرف کاکپٹ کو ہی معمولی نقصان پہنچا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا طیارہ برطانوی کاؤنٹی بیڈفورڈ شائر میں دوران لینڈنگ حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم لینڈنگ اس قدر سست تھی کہ زمین پر آنے سے قبل طیارہ ہوا میں لہراتا رہا اور آہستہ سے طیارے کا اگلا حصہ زمین سے آ ٹکرایا، جس کے نتیجے میں صرف کاکپٹ کو نقصان پہنچا اور طیارے کے دیگر حصے محفوظ رہے۔ ایویشن ماہرین کے مطابق 25 ملین کی لاگت سے تیار کردہ 320 فٹ طویل طیارہ اپنی دوسری پرواز میں حادثے کا شکار ہوا، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم طیارے کے کاکپٹ کو نقصان پہنچا، جس کی مرمت پر تقریباً 20,000 پاؤنڈ خرچہ آئے گا۔ ماضی کے عظیم پاکستانی بیٹسمین جاوید میانداد نے رینکنگ سسٹم کو ہی غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھیلتے، ان کی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ ٹیمیں آسان ہوم سیریز سے دیگر کو ٹاپ پوزیشن سے بے دخل کر دیتی ہیں۔ مصباح اور ان کی ٹیم کو نمبر 1 بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہیں یونس اور ان کو ریٹائرمنٹ کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ ایک غیر ملکی انٹرویو میں جاوید میانداد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ٹاپ ٹیسٹ ٹیم بننے پر میں بہت خوش ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں۔ جہاں میں پاکستان کی اس کامیابی پر خوش ہوں، وہیں رینکنگ سسٹم پر بھی تحفظات رکھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی ٹیم کی کامیابی کو درست انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو کوئی بھی گرین شرٹس کو آسان ہوم سیریز کے انعقاد سے ٹاپ پوزیشن سے بے دخل کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھیلیں، کسی ایک کو ٹاپ ٹیم قرار دینا بیکار کی مشق اور اس سے ان کی صلاحیتوں کا درست اظہار نہیں ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ولایت ٹی وی USA کے ساتھ رہیے۔